Today we are going to start chapter 2nd of class 9 physics, that is laws of motion. इससे पहले हमने मोशन चैप्टर कंप्लीट किया था और मोशन चैप्टर जो था उसमें हम लोगों ने कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करी थी। वहां पर केवल हमने इफेक्ट देखा था कि मतलब किसी भी मोशन का क्या इफेक्ट हो रहा है और इफेक्ट को कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। तो कॉज ऑफ मोशन को हमने वहां पर कंसिडर नहीं किया था। तो कॉज ऑफ मोशन को हम कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बेसिस पर मैकेनिक्स को कई डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, कई डिविजन्स में क्लासिफाई किया गया है। तो उसका अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो मैकेनिक्स को हम लोग ब्रॉडली जो है दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है स्टैटिक्स और सेकंड है डायनेमिक्स। जैसा कि इससे पहले भी हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं कि मैकेनिक्स जो है वो एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है और इस ब्रांच को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है कि किसी ऐसी बॉडी को हम कंसिडर करते हैं जो बॉडी रेस्ट की पोजीशन में हो, रेस्ट या स्टेशनरी पोजीशन में हो, ठीक है। और ये स्टेशनरी पोजीशन में इसलिए होती है क्योंकि इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो है। फोर्सेस लग रहे हैं इस केस में भी, लेकिन उन सबका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है क्योंकि ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। यानी इस केस में बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस, जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं हर डायरेक्शन में। इस वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहती है, भले ही उस पर कुछ फोर्स एक्ट कर रहा हो या ना एक्ट कर रहा हो। दूसरा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब है मोशन। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की पोजीशन में ना हो करके मोशन की पोजीशन में या मोशन के स्टेट में रहता है। तो डायनेमिक्स में क्या होता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो नहीं होगा। रिजल्टेंट फोर्स या इसको नेट फोर्स भी कह सकते हैं, नेट फोर्स इज नॉन जीरो। इसका मतलब कोई ना कोई अनबैलेंस्ड फोर्स है, सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रही हैं, इसलिए अनबैलेंस्ड फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस एग्जिस्ट। इस अनबैलेंस की वजह से इसका मोशन किसी न किसी डायरेक्शन में होगा। डायनेमिक्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक काइनेमेटिक्स और दूसरी ब्रांच है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या है कि हम लोग मोशन को तो स्टडी करते हैं लेकिन इस बात को कंसिडर नहीं करते हैं कि उस मोशन का कॉज क्या है। यानी कॉज ऑफ मोशन नॉट स्टडीड। और काइनेटिक्स ऑन द अदर हैंड, इसमें कॉज ऑफ मोशन इज ऑल्सो स्टडीड। इसका मतलब यह हुआ कि काइनेटिक्स में इफेक्ट को तो स्टडी कर ही रहे हैं, साथ में कॉज ऑफ द मोशन को भी हम स्टडी करते हैं। अगर हम कॉज ऑफ मोशन की बात करें तो किसी भी मोशन का जो कॉज होता है या रीजन होता है, कॉज ऑफ मोशन किसी भी मोशन का जो कॉज है वो क्या है? फोर्स। फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंट है या वो एफर्ट है जो किसी भी बॉडी के मोशन की स्टेट को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है।
अगर वो बॉडी रेस्ट पर है तो उसको मूविंग स्टेट में लाने की टेंडेंसी या की कैपेसिटी फोर्स में होती है। इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो उसको स्टेशनरी स्टेट में लाने की कैपेसिटी भी फोर्स में होती है। तो फोर्स ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो कि किसी भी बॉडी के मोशन की स्टेट, भले ही वो रेस्ट की पोजीशन हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की पोजीशन में हो या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की पोजीशन में हो, सबको चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। इवन ये फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है? अब हम देखते हैं कि ये जो फोर्स है, जो किसी भी बॉडी के मोशन की स्टेट को चेंज करने की कैपेसिटी रखती है, ये फोर्स जो है उसके इफेक्ट्स क्या-क्या हैं? यानी इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट है कि फोर्स कैन स्टार्ट मोशन ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो इस इनिशियल पोजीशन पे रेस्ट पे है, उसके मोशन को स्टार्ट कर सकता है। जैसे अगर कोई फुटबॉल है और फुटबॉल को किक किया जाता है, तो फुटबॉल इनिशियली रेस्ट की पोजीशन में है। जब उसको किक किया गया तो इसकी वजह से उसने अपना मोशन स्टार्ट कर दिया। तो ये फर्स्ट इफेक्ट है फोर्स का। सेकंड, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे एक ट्रक है, अगर ट्रक को हमने उस पर ब्रेक अप्लाई किया है, तो वो ट्रक जो है, जो इनिशियली किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वो फाइनली रेस्ट की पोजीशन पे आ जाता है। इसका मतलब फोर्स के पास ये कैपेसिटी होती है, वो किसी बॉडी को के मोशन को स्टॉप कर सकता है। थर्ड, इट कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज यही जो ट्रक है, ये अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, तो ब्रेक अप्लाई करने की वजह से, जो कि ब्रेक अप्लाई करना अपने आप में एक फोर्स है, तो ब्रेक अप्लाई करने की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती चली जाएगी। 50 से 40, 30, 20 इस तरह करते-करते फाइनली वो रेस्ट की पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को जो है वो रिड्यूस कर सकता है या उसको इंक्रीज कर सकता है। फोर्थ है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सपोज कोई कार है जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग व्हील अपना जो है उसको यूज करते हैं और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो हमने क्या किया, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया और वो किसी दूसरे पाथ में जो है वो अपना मोशन करना शुरू कर देती है। इसका मतलब है फोर्स के पास ये भी कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। और फाइनली, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है? इसमें क्या है, जैसे सपोज एक बॉल है और इस बॉल पर आप सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो। ठीक है? रबर बॉल है, आपने इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाया, तो आपने एक तरह से इसको स्क्वीज किया या इसको कंप्रेस किया। तो क्या होगा, ये अपना जो इसका शेप है, जो पहले स्टार्टिंग में स्फेरिकल है, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज करने की कैपेसिटी रखती है। तो ये इफेक्ट्स हैं फोर्सेस के, कि फोर्स ये चीजें कर सकती है। तो इसी के बेसिस पर, इन्हीं इफेक्ट्स के बेसिस पे हम फोर्स को डिफाइन कर देते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट और एन एक्सटर्नल एफर्ट विच कैन
start the motion of a body initially at rest, or stop a moving object, or change the magnitude of velocity of an object, or change the direction of a moving object, or change the shape and size of an object। और ये जो फोर्स है ये अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे यहाँ पर हम कंप्रेस कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर रहे हैं, इसी तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को इलोंगेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक स्प्रिंग है सपोज, जिसकी पोजीशन इस तरह की है, हमने क्या किया, इस पर फोर्स स्प्रिंग पर इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, इससे क्या होगा, स्प्रिंग में इलोंगेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने सपोज फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, कंप्रेसिव फोर्स अगर हमने इस पर लगाया है, तो क्या होगा, उस केस में स्प्रिंग का शेप कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स को कैसे दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे, फोर्स इस तरह से एक्ट करेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फोर्स, ऑब्जेक्ट ने यहां पर क्या किया, अपना शेप और साइज चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये वेरियस इफेक्ट्स हैं फोर्सेस के। अब हम देखेंगे कि फोर्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो फोर्सेस को हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है बैलेंस्ड फोर्सेस, और दूसरी कैटेगरी है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सपोज एक ब्लॉक है जो कि एक फ्लोर पर रेस्ट कर रहा है, इस ब्लॉक पर एक फोर्स एक्सर्ट की जाती है जिसकी वैल्यू है P, ठीक है। और सपोज इस ब्लॉक का मास स्मॉल m है। अब देखिए इस ब्लॉक पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी। सबसे पहले ये जो ब्लॉक है, ये इस सरफेस को, जिस सरफेस पर ये रखा हुआ है, इसको अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेगा, ठीक है। तो इसका वेट कितना होता है, वेट होता है mg, जहां m इसका मास है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्योंकि ये ब्लॉक नीचे ग्राउंड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस कर रहा है, तो ये जो ग्राउंड है ये इस फोर्स के, mg फोर्स के रिएक्शन में एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस ब्लॉक पर लगाएगा, जिसकी डायरेक्शन जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होगी, ठीक है। इस रिएक्शनरी फोर्स को हम R नाम दे रहे हैं, यानी नॉर्मल रिएक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जब हम ये वाला फोर्स P इस पर एक्सर्ट कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पर, तो ये ग्राउंड जो है, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, इसलिए ये ग्राउंड भी इस ऑब्जेक्ट पर मोशन की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द फोर्स P, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, जिसको हम स्मॉल f नाम दे दे रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट पर ये चार फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक है वेट mg, दूसरा R नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड इस पे लगा रहा है, P वो जो एक्सटर्नल फोर्स है जो इस पर एक्ट कर रहा है, और F जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है जो कि ये जो ग्राउंड है वो इस ब्लॉक पर एक्सर्ट कर रहा है मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर हम इन फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं, तो देखिए कितना होगा। ये जो फोर्स P है, ये हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू देखिए वेरिएबल है P फोर्स की, इस वक्त इसकी वैल्यू सिर्फ उतनी है, उसको हमने बहुत ही स्लोली एक्ट किया है इस फोर्स को इस ऑब्जेक्ट पर, तो उसकी वैल्यू केवल इतनी है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपना मोशन स्टार्ट नहीं करता है। इसका मतलब P की वैल्यू कितनी हो गई, F के बराबर हो गई यहाँ से, ठीक है। तो P इज इक्वल टू F। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो सबसे पहले हम अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन,
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में P की वैल्यू F के बराबर क्यों है? क्योंकि हमने इस फोर्स का मैग्नीट्यूड केवल उतना रखा है कि ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट होने की पोजीशन में आ जाता है, लेकिन ये अपना मोशन स्टार्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो P की वैल्यू F के बराबर हो गई। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं तो क्योंकि R की वैल्यू mg के बराबर हो जाती है वर्टिकल में, ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी स्टेशनरी है, यानी उसी पोजीशन पे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो वेट है mg वो रिएक्शन फोर्स से बैलेंस हो जा रहा है। तो यहां पर R की वैल्यू mg है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स देखें दोनों डायरेक्शंस में, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो P फोर्स है और जो F फोर्स है दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। तो ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी क्योंकि जस्ट ऑपोजिट लग रही है दोनों। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स इस तरफ लग कर रही है, हॉरिजॉन्टली लग रही है, और एक इस तरफ लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को जो है वो कैंसिल कर देंगे, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो फोर्सेस हैं ये बैलेंस पोजीशन में है। ठीक इसी तरीके से अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करी जाए तो वर्टिकल में ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है और नीचे mg लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट की पोजीशन में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स along horizontal direction will be zero. Similarly, resultant force along the vertical direction equal to zero. इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के केस में जो फोर्सेस हैं वो हर डायरेक्शन में एक दूसरे को बैलेंस कर दे रही हैं, तो ये बैलेंस फोर्सेस का एग्जांपल है। तो बैलेंस फोर्सेस किसको कहते हैं? जहां पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। और चूंकि इसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये हो गया कि ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की जो है कैपेसिटी नहीं रखती है। यानी बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, और इवन रेस्ट और मोशन के अलावा डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकती, और डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बैलेंस फोर्सेस के केस में ऐसा होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो सेकंड केस है अनबैलेंस फोर्सेस, इस केस में रिजल्टेंट फोर्स इज नॉन जीरो। रिजल्टेंट फोर्स इज नॉन जीरो, यानी जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रही हैं। इसलिए किसी न किसी डायरेक्शन में एक नेट फोर्स एक्ट करेगा जो उसके स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की कैपेसिटी रखेगा। ठीक है, जैसे इसी केस में अगर हम बात करें तो अब ये जो P की वैल्यू है ये हम पहले भी बता चुके हैं कि ये चेंज कर सकती है वैल्यू। जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उस पर सपोज हम पहले 5 न्यूटन लगा रहे हैं, हम चाहें तो अब इसको इंक्रीज करके 10 न्यूटन कर सकते हैं। तो अगर इस फोर्स की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है धीरे धीरे ये जो है इसकी वैल्यू उतनी नहीं रह जाएगी कि ये P को बैलेंस कर पाए। आपने इसको ऑब्जर्व भी किया होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्लोर पे रखते हैं और उस पर बहुत स्लोली एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं आगे की डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग में वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की पोजीशन में रहता है जब हम फोर्स की वैल्यू को बहुत कम रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस फोर्स की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो धीरे धीरे करके ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। वो किस लिए करने लगेगा कि
ये जो फ्रिक्शन फोर्स होती है इसकी एक लिमिट रहती है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। उस लिमिट तक ये ऑब्जेक्ट के जो मोशन है उसको जो है अपोज कर पाती है, लेकिन उसके बियॉन्ड ये इसके मोशन को अपोज नहीं कर पाती है। ये करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड P का इतना ज्यादा हो जाएगा कि P फोर्स और F फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगी, तो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन करने लगेगा। तो इसी को हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो सपोज इस केस में अगर हम P की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये कितना हो जाएगा, P माइनस एफ, P माइनस एफ। माइनस क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। निकालने के लिए इस फोर्स से इस फोर्स को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कितनी नेट फोर्स है वो हमको क्लियर हो जाएगी। ठीक है। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो mg जो है वो r को बैलेंस किए हुए है, इसलिए नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में अभी भी 0 है। इसका मतलब इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स यहां पर क्रिएट हो गई है इस डायरेक्शन में। तो इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो नेट फोर्स एक्ट कर रही है, उसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में रेस्ट की पोजीशन पे था वो मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया यहां से कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को या उसकी डायरेक्शन को, मोशन की चेंज करने के लिए हमको अनबैलेंस्ड फोर्सेस का होना जो है वो कंपलसरी होता है। ठीक है। अगर इसको समराइज किया जाए तो अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फर्स्ट स्टार्ट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट की पोजीशन में है उसके मोशन को स्टार्ट करने में हमें अनबैलेंस फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। सेकंड, स्टॉप एन ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में है या फिर मूव कर रहा है तो उसको स्टेशनरी पोजीशन में लाने के लिए भी हमको अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है। और थर्ड, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है अगर उसकी हमको डायरेक्शन चेंज करनी है तो उस केस में भी हमको अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है। बैलेंस फोर्स अगर होगा तो उसकी वजह से ये तीनों चीजें जो हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। इन तीनों चीजों के लिए अनबैलेंस फोर्स या एक नेट रिजल्टेंट फोर्स का होना जो है वो कंपलसरी है। ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू सस्टेन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। अब हमें क्या है कि ये हम चाहते हैं कि ये स्टार्टिंग में भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और लगातार 10 मीटर पर सेकंड की
स्पीड से लगातार ये मूव करता रहे, तो क्या हमें इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम इसके मोशन की में किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। जो इसका एग्जिस्टिंग मोशन है वो ये है कि ये मूविंग पोजीशन में है और बाद में भी ये मूविंग पोजीशन में है, वो भी सेम वेलोसिटी के साथ में। तो ऐसे केसेस में हमको इसके मोशन को बनाए रखने के लिए, उसको सस्टेन रखने के लिए किसी भी तरह के अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत नहीं होती है। अगर हम इस पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं भी लगाएंगे तो भी ये लगातार उसी स्पीड से मूव करता रहेगा जिस स्पीड से ये पहले मूव कर रहा था। इसमें लेकिन एक स्पेशल केस है कि अगर सपोज यहां पर ये जो आपका ग्राउंड है या जो सरफेस है जिस पर ये रखा हुआ है, अगर ये परफेक्टली स्मूथ है यानी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो ये बात केवल तभी वैलिड है। अगर यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा तो उस केस में क्या होगा, ये स्लो डाउन होना शुरू करेगा, ये अपनी यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसकी स्पीड टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज करती चली जाएगी क्योंकि इसके मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स भी इस पर एक्ट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, ये स्लो डाउन होता जाएगा और फाइनली रेस्ट की पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में इसके मोशन को सस्टेन रखने के लिए, इसके यूनिफॉर्म मोशन को सस्टेन रखने के लिए भी हमको एक एक्सटर्नल फोर्स या एक अनबैलेंस्ड फोर्स देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है कि अनबैलेंस्ड फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये तभी वैलिड है जब इस तरह के फैक्टर्स जैसे फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कोसिटी, इस तरह के अगर जो है सिचुएशन नहीं है, अगर हम इन सब चीजों को कंसीडर अगर नहीं कर रहे हैं, जो भी आपकी अपोजिंग इस तरह की फोर्सेस हैं जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, इस तरह की फोर्सेस को अगर हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, केवल उसी केस में ये स्टेटमेंट वैलिड होगा। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है तो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन। तो गैलीलियो ने एक इंक्लाइंड प्लेन को कंसिडर किया था। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या हुआ, इस तरह का सरफेस है, यहां पर क्या है कि यहां पे दो सरफेसेस हैं, देखिए एक सरफेस है ये इंक्लाइंड और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, सपोज ये एंगल थीटा है, हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर से यहां से एक ऑब्जेक्ट को, सपोज एक बॉल है, इसको हम यहां से ड्रॉप करते हैं इस पोजीशन से। ठीक है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो है स्मूथ सरफेस है इसका। स्मूथ सरफेस का मतलब कि इंक्लाइंड प्लेन में या इस सरफेस पे कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस। ठीक है, अब देखिए ये इंक्लाइंड है तो इसको हम लोग इंक्लाइंड प्लेन कह देते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, वो बॉल नीचे की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, ठीक है, और नीचे की तरफ आ जाएगी। अब इस बॉल पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं अगर उसको देखा जाए तो इस पर एक mg यानी इसके वेट के बराबर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, जिसका मैग्नीट्यूड mg हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये mg जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अगर इस फोर्स के हम कंपोनेंट्स को देखें कि इसका इफेक्ट इस फोर्स का किस किस डायरेक्शन में आ सकता है, तो एक तो इसका अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इफेक्ट आ सकता है और एक इसके परपेंडिकुलर इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है
तो mg जो है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे इस वेक्टर क्वांटिटी के, एक तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये जो mg का ये वाला कंपोनेंट होगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन वाला, इसकी वजह से ये बॉल जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सपोज ये मान लीजिए कि यहां पर एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है जो इस तरह से है। ठीक है, इस एंगल को हम θ1 कह दे रहे हैं। जो ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो इंक्लाइंड प्लेन एंगल बना रहा है ये θ1 है, और जो ये फर्स्ट वाला बना रहा है वो एंगल थीटा है। तो गैलीलियो ने क्या किया, उसने इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉल का जो मोशन है उसको जो है स्टडी किया। तो उसने ये देखा कि ये जो बॉल है जब इसको यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो ये नीचे की डायरेक्शन में आना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि ये जो mg फोर्स है इसके वेट का जो कंपोनेंट है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, इसकी वजह से ये बॉल नीचे की तरफ आना शुरू होगी लगातार और यहाँ नीचे तक पहुंच जाएगी। नीचे तक पहुंचने के बाद ये इस दूसरे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जो है वो इसके ऊपर की तरफ मोशन करना शुरू कर देगी, यानी चढ़ना शुरू कर देगी इसके ऊपर, और फिर उसके बाद ये एक पॉइंट पर जाकर के यहाँ पर रेस्ट की पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि ये पॉइंट जहां से ये अपना मोशन स्टार्ट कर रही है इसको हम P नाम दे रहे हैं, और जहां तक ये मोशन कर रही है फाइनली वो Q नाम दे रहे हैं उसको। और हम यहाँ पर ये एज्यूम करते हैं कि ये जो बॉल है इसकी जो पोजीशन है यहाँ पे, तो ये जो हाइट है टोटल नीचे ग्राउंड से ये है स्मॉल h। ठीक है, और ये जो बॉल है यहां से लेके इंक्लाइंड प्लेन के नीचे तक, यानी यहां तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कर रही है, सपोज हम मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है स्मॉल s। ठीक है, तो स्मॉल s डिस्प्लेसमेंट है बॉल का फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द बॉटम ऑफ द फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन। ये दो इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पे हो गए हैं, इसको हम बोल दे रहे हैं फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन, फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन, और ये जो दूसरा वाला है इसको हम बोलते हैं सेकंड इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब ये बॉल नीचे की डायरेक्शन में यहां तक पहुंच जाएगी, कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी s। इसके बाद इस पॉइंट को सपोज हम नाम दे रहे हैं r। अब फिर r पॉइंट से लेकर के ये यहां पर ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी और फाइनली q पॉइंट पे आके रेस्ट की पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि R पॉइंट से लेके Q तक ये कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो उसकी वैल्यू हम S1 मान लेते हैं। ठीक है, तो S1 वो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम R टू Q। अब हम जानना चाह रहे हैं कि S1 में, यानी जो डिस्प्लेसमेंट इस इंक्लाइंड प्लेन पे हो रहा है सेकंड वाले पे, और जो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट पे है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है। तो गैलीलियो ने देखिए क्या क्या ऑब्जर्व किया। सबसे पहले गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि इस बॉल को फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से रिलीज किया गया है, तो जो अगर ये हाइट h है स्मॉल h, तो जो ये बॉल सेकंड इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर मूव करेगी और एक पोजीशन पे आके स्टेशनरी होगी फाइनली, वहां की जो हाइट है वो भी h ही होगी, यानी इस हाइट के इक्वल होगी। तो अगर ये हाइट हम देखें तो इसकी वैल्यू भी स्मॉल h हो जाएगी। ठीक है, यानी जितनी हाइट से इसको रिलीज किया गया है और जितनी हाइट पर ये फाइनली रीच कर रही है सेकंड इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, वो हाइट्स इक्वल होंगी। ये चीज ऑब्जर्व की गई थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन जो था वो ये था कि अगर हम इस सेकंड इंक्लाइन प्लेन के एंगल को या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को वेरी करते हैं, तो इससे ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सेकंड इंक्लाइन प्लेन पर और जो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन पर है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है।
इस चीज को ऑब्जर्व किया था गैलीलियो ने। तो देखिए क्या ऑब्जर्वेशंस रहे थे कि इफ θ1 इक्वल टू थीटा, यानी सेकंड इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो अगर इक्वल है फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के, तो उस केस में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सेकंड इंक्लाइन प्लेन है उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन के बराबर होगी। और ये चीज यहां से लॉजिकल भी है, वो इसलिए क्योंकि अगर दोनों एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस इक्वल हो जाएंगे तो दोनों के दोनों जो ये इंक्लाइंड प्लेन्स हैं इनका मोशन बिल्कुल इनके ऊपर जो मोशन बॉल कर रही है वो मोशन बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी इस बॉल को यहां से रिलीज किया गया, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी क्यू पॉइंट पे आकर के भी 0 हो जा रही है, ठीक है। और जो फाइनल वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन है वही जो है वही सेम स्पीड इस बॉल की सेकंड इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ से हो जाएगी, तो दोनों मोशंस सिमेट्रिक हैं। इसको दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है कि यहां पर इस पॉइंट पर यानी पॉइंट पी पर जो एनर्जी है बॉल में वो प्योरली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बॉल की अगर हम पी पॉइंट पर देखें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी mgh। और प्लस अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्योंकि इस बॉल को रेस्ट की पोजीशन से रिलीज किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी बॉल की जो पी पॉइंट पर है वो इतनी हो जाएगी, EP इज इक्वल टू mgh पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, यानी mgh के बराबर एनर्जी है इस बॉल में। अब इस बॉल को जब रिलीज कर दिया गया और फाइनली ये जो है सेकंड इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अपना मोशन करती है और क्यू पर जाकर के रेस्ट की पोजीशन पे आ जाती है, तो क्यू पॉइंट पर इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी क्यू विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी होगी, सपोज अगर मैं इस हाइट को h1 लिखता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mg इंटू h1, ठीक है। और प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि क्यू पॉइंट पे आके ये बॉडी अगेन रेस्ट पे आ जा रही है तो इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां भी 0 होगी। अब देखिए एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, तो इसलिए एनर्जी एट पी विल बी इक्वल टू एनर्जी एट क्यू। तो यहां से क्या निकल के आता है, mgh इज इक्वल टू mgh1। तो यहां से क्लियरली h इक्वल टू h1 या h1 इक्वल टू h आ जाता है। तो इससे भी ये चीज क्लियर होती है कि इन दो पॉइंट्स पर जो हाइट अटेन की है इस बॉल ने फाइनली क्यू पॉइंट पर आकर के वो इक्वल होगी जिस हाइट से इसको रिलीज किया गया है उसके बराबर, ठीक है। तो ये हम मतलब इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि मतलब ये हाइट हमेशा इक्वल होगी। अब देखिए अगर हम इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को चेंज करते हैं, सपोज रिड्यूस करते हैं, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चीज हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल था इसको θ1 से रिड्यूस करके θ2 किया गया, θ2, ठीक है। तो इफ θ2 जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया गया इस इंक्लाइंड प्लेन को दैट इज लेस देन θ1, θ1 ज्यादा है, उसको रिड्यूस किया गया। रिड्यूस जब किया गया तो ये देखा गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज इस डिस्प्लेसमेंट को जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हो रहा है, अब हम इसको S2 नाम दे रहे हैं, S2। तो S2 की वैल्यू ये देखी गई कि वो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई इन कंपैरिजन टू S1, ठीक है। इसके बाद फर्दर इसको और रिड्यूस किया गया और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है इसको θ3 रखा गया, θ3। तो इफ θ3 इज लेस देन θ2 तो उस केस में यह ऑब्जर्व किया गया कि जो डिस्प्लेसमेंट अब इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट जिसको हम S3 से डिनोट कर रहे हैं, ये S3 और इंक्रीज कर गया इन कंपैरिजन टू S2। तो
गैलीलियो ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन का, सेकंड इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम रिड्यूस करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे जो डिस्प्लेसमेंट है इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग वो लगातार इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो अगर इसको समराइज किया जाए तो S3 is greater than S2 is greater than S1 if theta 1 is greater than theta 2 is greater than theta 3। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को रिड्यूस करते चले गए, वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन की वैल्यू लगातार बढ़ती चली गई। तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इसको डिक्रीज करते करते अगर जीरो कर दिया जाए तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसको अगर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया जाएगा तो कुछ इस तरह की पोजीशन होगी कि इस बॉल को पी पॉइंट से रिलीज किया गया है। ये बॉल इंक्लाइंड प्लेन के, फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग मोशन करती हुई इसके बॉटम तक आएगी और इसके बाद में ये बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस हो गया है क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू जीरो है। तो अब ये बॉल यहाँ से नीचे आने के बाद में अपना मोशन एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग करती रहेगी। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गैलीलियो ने कि ये जो मोशन हो रहा है इसका, ये लगातार इनफाइनाइट टाइम तक कंटिन्यू होता रहेगा। यूनिफॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन में ये बॉल जो है वो मूव करती रहेगी। इसको अगर दूसरे तरह से समझा जाए तो हम देख सकते हैं कि जो बॉल है जो रिलीज किया गया है इसको वो h हाइट से किया गया है और रिलीज करने के बाद में ये बॉल जब सेकंड इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इसने अपना मोशन स्टार्ट किया है तो ये h हाइट, जो ओरिजिनल हाइट जिससे रिलीज किया गया था, उतनी हाइट को अटेन कर ली है इसने। ठीक इसी तरीके से जब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस कम किए गए तब भी ये देखा गया कि ये जो h हाइट है, यानी जहां पर जाकर ये बॉल स्टेशनरी हो जा रही है, वो हाइट लगातार h ही बनी हुई है। यानी जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये भी है। कौन सी? थीटा 1 थीटा 2 एंगल वाली, और उतनी हाइट थीटा 3 वाली भी है। ठीक है, तो उससे एक चीज लॉजिकली समझा जा सकता है कि ये जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जीरो भी हो जाएगा तो भी ये बॉल उस हाइट h को अटेन करने की कोशिश करती रहेगी, और क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट पाथ के अलोंग उस हाइट h को अटेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये बॉल लगातार इनफाइनाइट टाइम तक जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी। अब क्योंकि ये बॉल इनफाइनाइट टाइम तक लगातार एक मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन करती चली जा रही है, तो ये कहा जा सकता है कि इस बॉल पर किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई अनबैलेंस फोर्स इस पर लग रहा होता तो ये या तो स्टेशनरी हो जाती और या फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती। लेकिन ना इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और ना ही इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है। ये इनफाइनाइट टाइम पर उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती चली जा रही है। इसका मतलब इस पर किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इससे ये इन्फ्रेंस निकाला गैलीलियो ने कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, तो हमको एक नेट अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करने के लिए हमको किसी भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के भी कोई ऑब्जेक्ट लगातार अपना यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू कर सकता है। यानी जो ऑब्जेक्ट, जैसे बॉल है इस केस में, ये स्टार्टिंग में तो स्टेशनरी थी, लेकिन इसको स्टेशनरी से मूविंग करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की, एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, जिसको कि mg, यानी ये जो बॉडी का वेट है, बॉल का जो वेट है, उसका जो कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है। ठीक है, और ये कंपोनेंट कितना होता है? दिस इज mg साइन थीटा। mg साइन थीटा इसकी वैल्यू होती है। तो mg साइन थीटा का जो ये कंपोनेंट है, ये इस बॉल को एक नेट अनबैलेंस फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से इस बॉल का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, या ये बॉल जो है नीचे की तरफ मोशन करती है।
पहले रेस्ट में थी, फाइनली ये मोशन करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब ये नीचे पहुंच करके एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर देती है, अब इस पर कोई भी नेट अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, फिर भी ये अनलिमिटेड टाइम के लिए मोशन करती रहेगी बिना किसी भी अनबैलेंस फोर्स के प्रेजेंस के। ठीक है, तो यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है। तो न्यूटन ने भी इस बात से, गैलीलियो के इस ऑब्जर्वेशन से उस को स्टडी किया और उसने भी ये पाया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा जब तक उस पर किसी भी तरह का कोई नेट अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता है। लेकिन ये बात तभी एप्लीकेबल होगी अगर ये जो जितने भी सरफेसेस हैं ये सब फ्रिक्शनलेस सरफेसेस हैं। ठीक है, अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस ना होता, जैसे ये नीचे वाला सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस ना होता, तब ये जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉल है वो लगातार यूनिफॉर्म मोशन जो है वो कैरी आउट नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इसकी मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट एक्ट करता। इसकी वजह से ये बॉल एक पॉइंट पर आकर के स्टेशनरी हो जाती, यानी इनफाइनाइट टाइम तक ये लगातार यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस को हमने यहाँ नेग्लेक्ट किया है, इसलिए ये बॉल जो है ये लगातार इनफाइनाइट टाइम तक मोशन करती हुई इस हाइट h को, जहां से इसको रिलीज किया गया, उस हाइट को अटेन करने की कोशिश करती रहेगी। और लेकिन क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और वो भी हॉरिजॉन्टली, इसलिए h हाइट को अटेन करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इनफाइनाइट टाइम तक लगातार यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। इससे ऑब्जर्वेशन निकलता है कि इस बॉल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इस पर एक्ट कर रहा होता तो उस केस में क्या ये यूनिफॉर्म मोशन कर पाती? उस केस में ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर पाती, या तो इसकी स्पीड इंक्रीज करती या डिक्रीज करती। अब हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को स्टडी करेंगे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी पोजीशन में है वो हमेशा स्टेशनरी पोजीशन में ही बना रहेगा, या कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन की स्टेट में है वो लगातार मोशन की स्टेट में रहेगा, या कोई ऑब्जेक्ट अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में वो मूव करता रहेगा जब तक उस पर किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है जिसको फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will remain in motion along in uniform motion along a straight line until an external force acts on it। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट की पोजीशन पे बना रहेगा, मोशन की पोजीशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन जो उसका हो रहा है वो उसी में बना रहेगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों?
क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें कुछ ना कुछ मास होगा। उस मास की वजह से वो क्या करेगा, वो अपने मोशन की स्टेट के किसी भी तरह का चेंज जो है उसको रेसिस्ट करेगा। सपोज कोई ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन स्टेशनरी पोजीशन में है। अब उस पर कोई कितना ही फोर्स क्यों ना लगाता रहे, लेकिन वो जो ट्रेन है वो अपनी पोजीशन से आसानी से नहीं मतलब मूव करेगी, अगर वो स्टेशनरी पोजीशन में है तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास इनर्शिया है, उसके पास रेसिस्टेंस है अपने मोशन के अगेंस्ट में, और वो रेसिस्टेंस कहाँ से जनरेट हुआ है? वो उसके मास से, और चूंकि मास उसका काफी ज्यादा है तो इस वजह से रेसिस्टेंस की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब वो इन कंपैरिजन टू जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक बाइसिकल है जिसका वेट बहुत कम है, तो उसको मूव करना स्टेशनरी पोजीशन से बहुत इजी होता है, लेकिन एक ट्रेन को या एक ट्रक को मूव करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि उसका मास ज्यादा है, यानी उसकी जो रेसिस्टेंस है अपने मोशन के अगेंस्ट में वो ज्यादा होती है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा अपने मोशन के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया इज द रेसिस्टेंस of an object against any change in its state of rest, motion और डायरेक्शन। तीनों चीजें इसमें होती हैं। एक तो रेस्ट की पोजीशन को भी रेसिस्ट करता है, मोशन में किसी तरह का कोई चेंज हो रहा है उसको भी रेसिस्ट करता है, और अगर डायरेक्शन उसकी चेंज की जा रही है तो उसको भी रेसिस्ट करता है। ये तीनों चीजों के स्टेट में चेंज किसी भी तरह का हो रहा है तो बॉडी उसको रेसिस्ट करती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और एक चीज इसमें और है, यहां पर एक तरह से न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, फोर्स को डिफाइन कर रहा है कि फोर्स ऐसा एजेंट है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट को या मोशन को या डायरेक्शन को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो इसको हम क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो कौन सा लॉ जो है वो क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वालिटेटिव क्यों? क्योंकि वो बताता है कि उसकी क्या क्वालिटी है, किसकी? फोर्स की। फोर्स की क्या क्वालिटी है का मतलब फोर्स में क्या कैपेबिलिटी है, और कैपेबिलिटी उसकी ये होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के, रेस्ट के या डायरेक्शन के स्टेट को चेंज करता है, ये उसकी क्वालिटी है। ठीक है, तो इसीलिए क्वालिटेटिव बोलते हैं। और जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बोलते हैं, क्योंकि वो केवल क्वालिटी नहीं बताता, वो ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब वैल्यू बताता है उसकी, फोर्स की, कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये चीज वो बताता है, इसीलिए उसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं। इसमें यहाँ ध्यान रखने की चीज है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट होनी चाहिए इसके स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को या डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ये फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स होनी चाहिए। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं ऑलरेडी, कि अगर बैलेंस फोर्स होगी तो फिर वो उसके स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट को चेंज करने की कैपेसिटी नहीं रखती है। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स है ये अनबैलेंस्ड है। इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, अब उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। तब तक आप इनके कंसेप्ट्स को लगातार रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।